नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी लोगों का स्टडी विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान सभा का ये दूसरी क्लास है। आइए हम इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके वे संविधान सभा का जो भाग 1 है, जो पार्ट 1 है, जहां से इसकी क्लास शुरुआत हुई है, उसको देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे संविधान जैसे गलत लिखा है, कैबिनेट के आगे मिशन जो गलत लिखा है, उसके बाद निश्चित जो है ये गलत लिखा है। तो दोस्तों, टाइपिंग फॉन्ट में मिस्टेक हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन जो शब्द हैं इनको आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की कोई गलती ना हो। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा निर्धारित किया गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। इस आधार पर संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित हुई। दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ऐसा कैबिनेट मिशन ने निर्धारित किया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था, तो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। उसके बाद कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित हुई? 389। इस आधार पर तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई और 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाने का प्रावधान किया गया। उसके बाद देखते हैं, संविधान सभा में कुल सदस्यों को निम्न रूपों में बांटा गया। जैसे कुल सदस्यों की संख्या 389, ब्रिटिश प्रांत 292, देसी रियासतें 93, चीफ कमिश्नरी 4। तो कुल सदस्य जो थे वो 389 थे, जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ब्रिटिश प्रांतों के लिए जो है 292 सीटें निर्धारित हुई, देसी रियासतों के लिए 93 सीटें निर्धारित हुई, चीफ कमिश्नरी के लिए 4 सीटें निर्धारित हुई। तो दोस्तों, ब्रिटिश प्रांत जो था उस समय का, वो ब्रिटिश प्रांत एक ऐसा क्षेत्र था दोस्तों जहाँ पर अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष शासन था, और देसी रियासतें जहाँ पर राजा रजवाड़े होते थे और वहाँ पर अंग्रेज़ों का अप्रत्यक्ष शासन था। तो ब्रिटिश प्रांत के लिए 292 सीटें निर्धारित की गई। उसके बाद देशी रियासतों के लिए 93 सीटें निर्धारित की गई। चीफ कमिश्नरी जैसे वर्तमान समय में हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश होता है, उसी प्रकार से पहले चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी, और चीफ कमिश्नरी में कुल कितनी सीटें थी? 4। आइए हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा हुआ था। दोस्तों, जो वर्तमान समय में हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। दोस्तों, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, इन सब के बारे में जब हम लोग राष्ट्रपति वाली टॉपिक को पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसकी विस्तृत और गहन जानकारी लेंगे। दोस्तों, अभी आपको बता दें कि एकल संक्रमणी मत पद्धति एग्जामों में पूछा जाता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिए कि इस चुनाव प्रणाली में एक ही सदस्य एक से अधिक मत अपनी वरीयता या पसंद के आधार पर एक ही सदस्य एक से अधिक मत देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे जितने उम्मीदवार रहेंगे, एक जो मतदाता है वो उतनी वोट देगा, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि जो उसका मत देने का पसंद होगा वो बदल जाएगा वरीयता के आधार पर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय विधानसभाओं के कुल 1585 सदस्यों ने 1585 सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। तो दोस्तों, प्रांतीय विधानसभाएँ जो उस समय की थी, वो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था, और उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 1585 जो सदस्य थे दोस्तों, वो प्रांतीय विधानसभाओं के कुल सदस्य थे। इन्होंने ही मिलकर संविधान सभा के 296 सदस्यों का चुनाव किया था। इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, 389 सदस्यों में से 292 प्लस 4, इसका अर्थ यह हुआ कि 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। उसके बाद 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। टोटल मिलाकर कितने हुए? 296। तो इन 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था दोस्तों। और 93 जो देशी रियासतें थी, वहाँ से सदस्यों का क्या हुआ था? विभिन्न राजा रजवाड़ों के द्वारा इनका मनोनयन हुआ था। इस प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन भी हुआ और मनोनयन भी। इस प्रकार से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन हुआ था या उनका मनोनयन हुआ था या दोनों हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा कि उनका निर्वाचन और मनोनयन दोनों हुआ था दोस्तों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का चुनाव 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कौन कौन से वर्ग थे? पहला था सामान्य, जिसके लिए 213 सीटें निर्धारित थी। दूसरा था मुस्लिम, जिसके लिए 79 सीटें निर्धारित थी। तीसरी थी सिखों के लिए क्या था?
4 सीटें निर्धारित थी। इस प्रकार से तीनों को यदि हम ऐड करते हैं तो संख्या कितनी आती है, 296। इन 296 सदस्यों का क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था और बाकी सदस्यों का मनोनयन हुआ था विभिन्न राजा रजवाड़ों के द्वारा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जुलाई 1946 तक समाप्त हो चुका था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जुलाई 1946 तक समाप्त हो चुका था। और चुनाव परिणाम क्या रहे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई चुनाव होता है उसका एक दिन परिणाम जरूर आता है। तो आइए हम देखते हैं कि संविधान सभा के परिणाम क्या रहे जो उनका चुनाव हुआ था। तो दोस्तों, संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था उसके परिणाम इस प्रकार थे कि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थी उस समय की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, तो कांग्रेस को सर्वाधिक सीट प्राप्त हुई, कितनी, 208। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। फिर मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई, 73। इस चीज़ों को भी आप लोग याद रखिएगा। निर्दलीय जो उम्मीदवार थे उनको कुल मिलाकर 8 सीटें प्राप्त हुई। क्षेत्रीय पार्टियाँ जो थी, लोकल पार्टियाँ जो थी, उनको कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई, 7। तो इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो 15 सीटें निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों को मिलाकर प्राप्त हुई थी। आइए अब हम देखते हैं संविधान सभा में प्रतिनिधित्व। दोस्तों, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो थी कितनी, 15 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। कहीं कहीं आपको ये संख्या 12 मिलेगी, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि 12 जो है वो गलत है। 12 क्या है, गलत है। आपको क्या याद रखना है, महिलाओं की संख्या संविधान सभा में 15 थी और बेगम अय्याज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में। आइए आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी, 26। अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी, 33। अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी, 33 थी। तो अनुसूचित जाति की संख्या 26, अनुसूचित जनजाति की संख्या 33। तो आप लोग जाति और जनजाति में अंतर समझ सकते हैं और समझिएगा, क्योंकि शब्दों में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको बता दें कि शेड्यूल कास्ट होते हैं जिन्हें एससी कहा जाता है और ये शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं जिन्हें एसटी कहा जाता है दोस्तों। तो एसटी की संख्या संविधान सभा में 33 थी और एससी की संख्या संविधान सभा में 26 थी। और उसके बाद सामान्य की संख्या 213, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। मुस्लिम की संख्या 79 रहती, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और सिख की संख्या 4, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। आइए अब संविधान सभा की बैठक को देखते हैं। संविधान सभा की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आइए अब हम उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सुबह 11 बजे दिल्ली के सेंट्रल हॉल केंद्रीय सभा दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी, इसका जो है स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस स्थान पर बैठक हुई थी। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि वो पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अब प्रथम बैठक में ही क्या क्या बातें हुई, इस बात को हम लोग देखते हैं। प्रथम बैठक में ही जेबी कृपलानी के पहल पर, जेबी कृपलानी हमारे संविधान सभा के एक सदस्य थे, उनके पहल पर फ्रांस के संविधान का अनुसरण करते हुए सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों, एक बार फिर सुनिए, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जो प्रथम बैठक हुई थी, तो आपको बता दें फ्रांस का जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे फ्रांस के, उन्हें क्या किया गया, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो उसी बात का अनुसरण करते हुए फ्रांस के संविधान का दोस्तों जेबी कृपलानी ने पहल किया कि क्यों ना हम भी अपने संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य जो हैं उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाए। तो जेबी कृपलानी साहब की इस बात को संविधान सभा के सदस्यों ने स्वीकार किया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी परंपरा के अनुसार आज भी संसद की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ होती है। किस परंपरा के अनुसार, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी सुबह 11 बजे, उसी परंपरा के अनुसार जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, माफ़ कीजिएगा, उसी परंपरा के अनुसार 11 बजे जो है कार्यवाही प्रारंभ हुई थी संविधान सभा की। उसी परंपरा के अनुसार आज भी हमारे संसद की जो बैठक होती है दिन के 11 बजे ही होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें 9 महिलाएं शामिल थी तथा प्रथम बैठक में ही संविधान सभा द्वारा एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रथम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे, 207।
आपको पता होगा कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 389। तो एक प्रश्न आ रहा होगा आपके दिमाग में कि 260 सदस्य उपस्थित थे और सदस्य संख्या कितनी थी टोटल, 389। तो इतना बड़ा अंतर कैसे कि और सभी सदस्य कहाँ गायब हो गए, 389 कुल थे और 207 उपस्थित हैं, बाकी कहाँ गए। तो आपको बता दें दोस्तों कि विभिन्न राजा रजवाड़ों ने अपना भविष्य ही तय नहीं किया था कि हमें किस में जाना है, भारत तो स्वतंत्र भारत में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना है। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात थी कि पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। इन दो बड़े कारणों की वजह से संविधान सभा में उपस्थित जो सदस्यों की संख्या 207 मत थी और बाकी सभी गायब थे। और इसमें 9 महिलाएं थी पहली बैठक में, लेकिन संविधान सभा की कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। और इस पहली बैठक में ही एच.सी. मुखर्जी साहब को ही क्या चुना गया, संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें उन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके आगे इसी दिन यानी दूसरी बैठक में B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार आता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की तृतीय बैठक 2-2 दिन के अंतर पर ये तीनों बैठकें हुई थी। पहली 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को 1946 में ही हुई थी। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कौन, हमारे पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। और आपको बता दें कि यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी प्रस्तावना का आधार है और आधार बना, अर्थात जो हमारी वर्तमान समय में प्रस्तावना है वो क्या है थी, पहले उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारे उद्देश्य क्या बनी या हमारी प्रस्तावना बनी, ये उसका आधार है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते। आपको बता दें दोस्तों एक नोट करने वाली बात है कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना 2 ऐसे व्यक्ति थे, 2 ऐसे बड़े शख्स थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो इनमें से कौन नहीं थे। तो ये बात आपको पूछेगा तो उसमें ऑप्शन में यदि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी हैं तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये दोनों ऐसे बड़े शख्स थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दोस्तों अब इसी के साथ यह जो आज की क्लास थी यहीं पे संपन्न होती है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और इसे लाइक करें। और यदि कोई कमी रह जाती है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। और यदि जो चीज़ें आपको अच्छी लगी उस चीज़ को भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम कुछ और बेहतर करें। और इसी प्रकार से आप संविधान को पढ़िए, जानिए और एक बेहतर नागरिक बनिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कल मिलते हैं।